नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी में हमने पढ़ा यहाँ पर अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पाठ बस की यात्रा। तो आपने देखा किस तरह से हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया ये अपना अनुभव कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था और कितना मजेदार था। काफी सारी चीजें यहाँ पर हमें सीखने को भी मिली और सबसे मेन चीज तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा चैप्टर है ये काफी ज्यादा हंसाने और गुदगुदाने वाला पाठ है, यानी कि आपको इस पाठ को पढ़ने में काफी ज्यादा आनंद आया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। और देखिए, हमने पाठ को यहाँ पर पढ़ने के बाद जब यहाँ पर हमने पाठ से जुड़ी हुई चीजें भी डिस्कस की, यानी कि जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वो सारी चीजें भी हमने यहाँ पर डिस्कस की कि किस तरह से लेखक और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने बस को अपनी यात्रा के लिए चुना। तो देखिए, यहाँ पर काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि किस तरह से वहां के लोग शाम को इस बस की यात्रा करने के लिए मना किया करते थे, यानी कि शाम को इस बस में यात्रा नहीं करनी है। वो इस तरह की बात करते थे और कहते थे कि जो समझदार इंसान होते हैं वो रात के समय या शाम के समय वाली इस बस की यात्रा नहीं करते। तो आज मुझे लगता है कि लेखक जब पूरे इस बस की यात्रा कर चुके हैं तो उसके बाद उन्हें भी खुद भी ये अनुभव हुआ होगा कि शायद जो लोग कहते हैं वो काफी हद तक सही है, कि जो समझदार लोग होते हैं वो इस बस की यात्रा नहीं करते। तो देखिए, यहाँ पर एक तरह से लेखक कहते हैं कि उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा गजब हो गया कि ये बस, उन्होंने कहा जब बस की कंडीशन उन्होंने देखी कि उन्होंने कहा ये बस अपने आप चलती है। तो लेखक और उनके जो साथी थे उनके मन जो है थोड़ा थोड़ा डगमगा गए और वो अब आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा यानी कि ऐसा होता है ना कि जब हमें किसी चीज पर विश्वास नहीं होता, किसी बात पर भरोसा नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं, नहीं पहले तू फिर मैं, पहले तू पहले तू पहले तू पहले तू, यानी कि आगा पीछा करते कि पहले अगर तुम चले जाओगे तो ठीक रहेगा। तो इस तरह से लेखक के जो डॉक्टर मित्र हैं उन्होंने कहा कि डरो मत, बस जो है अनुभवी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि बस अनुभवी है? क्योंकि आपने देखा पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें काफी सारी चीजें जो है बस के बारे में बताई गई थी कि किस तरह से वो अपने जीवन की बहुत जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन है या गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, लगता है कि ये उस टाइम की है। तो अगर ये काफी पुरानी है तो उसके जीवन के अनुभव भी उतने ज्यादा रहे होंगे और उन्हीं अनुभवों के निशान वो अपने साथ लिए हुए हैं। और वो कहते हैं कि जो अनुभवी, देखिए जो अनुभवी इंसान होता है ना, हम कई बार कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। जो पुराना होता है, जो ओल्ड होता है, जो पुराना होता है, जिसको काफी टाइम एक ही चीज से, देखिए जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें कैसे बताते हैं कि ये मत करो, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। खास तौर पर हमारे जो दादा दादी होते हैं, हमारे जो बड़े लोग होते हैं, परिवार के बुजुर्ग लोग होते हैं, या किसी भी चीज के लिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जहां नहीं जाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो बूढ़े बुजुर्ग हमें इस तरह का ज्ञान देते हैं क्योंकि ये सब उन्होंने किससे सीखा है? अनुभवों से। ये उन्होंने पढ़ा नहीं है, ये उन्होंने सीखा है अपने जीवन के अनुभवों से। देखिए, पढ़ाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लेकिन अगर जीवन में सफल होना है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है, विषयों का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन असल जो अगर आपको जिंदगी जीनी है, जो जीवन में जो आप अपना जो जीवन लाइफ जो आप अपनी जीवन जीते हैं उसमें सबसे जरूरी जो काम आता है वो है आपका लाइफ एक्सपीरियंस। यानी कि आपने अपनी जो जीवन है उसमें क्या सीखा, कि हमें किस तरह का व्यवहार कहाँ पर करना है, कैसे हमें कैसे रहना है, क्या चीज हमें करनी है, क्या चीज हमें नहीं करनी है। ये सारा हमें पता चलता है हमारे जीवन के अनुभवों से। यानी कि जहां पर हमने पहले काम किया वो गलत हो गया, उसके कारण हमें काफी नुकसान झेलना पड़ा, तो आइंदा से हम उस काम को नहीं करेंगे और 4 लोगों को बताएंगे कि आप भी ऐसा
ना करें। तो देखिए यहाँ पर यही हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये नई नवेली बसों की से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में ले चलेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने आगे आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की कि बस की जो स्थिति थी, किस तरह से उसका हर एक पार्ट एक दूसरे से सहयोग कर रहा था, और पूरा पूरा पूरी यात्रा के दौरान कितनी बार लेखक के मन में ये सारी बातें आई कि अब वो घर पहुंच पाएंगे या नहीं। और अपनी यात्रा के अंत में उन्होंने अपने मन से वो सारी चिंताएं, सारे वहम, सारे डर निकाल दिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के एंड में समझाया था, पार्ट के लास्ट में समझाया था कि हम जब दूसरों पर एक तरह से जब हम उम्मीद रखते हैं, जब हम उम्मीद रखते हैं, एक तो देखिए होता है कि हम कहते हैं उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, यानी कि हम आशा करेंगे, हम उम्मीद रखेंगे, तो क्या होगा, हमें उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो वो उम्मीद होनी चाहिए खुद पर, आशा होनी चाहिए खुद पर, विश्वास होना चाहिए खुद पर, ना कि दूसरे पर। हम दूसरों का भरोसा करेंगे, दूसरों पर विश्वास करेंगे, दूसरों से उम्मीद रखेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा सफलता मिलने के आसार नहीं है। तो उम्मीद रखिए, लेकिन अपने आप पर। तो यहाँ पर जो लास्ट में होता है कि लेखक जो है अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं बस की तरफ से, और वो फिर उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और बस में हंसी मजाक चालू हो जाता है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, और हमने यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर है वो मैंने आप लोगों से कहे थे कि आप घर पर कोशिश करें। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसे चाहे तो रफ नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, और या फिर क्योंकि पाठ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने आप लोगों को कर लिया है, तो अगर आप केवल ध्यान पूर्वक सुनेंगे भी तो आप घर पर जाकर आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, कारण बताइए, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। देखिए लेखक कहते हैं कि बस के प्रति तो पहली नजर में ही श्रद्धा उमड़ आई थी, बस के लिए तो पहली नजर में ही श्रद्धा उमड़ आई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वयोवृद्ध लग रही थी, काफी ज्यादा अनुभवी लग रही थी। लेकिन वो कहते हैं कि जितना बार भी वो बस के जो एक तरह से हिस्सेदार थे कंपनी के, उनको जब देख रहे थे तो उनको एक तरह से शिकायत के भाव से देख रहे थे, प्रश्नों के भाव से देख रहे थे। लेकिन जब बस एकाएक जब बस रुकी, तो टायर जब बस का एक तरह से पंक्चर हुआ, तो तब लेखक कहते हैं कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो ये प्रश्न है इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव क्यों उमड़ गया। क्योंकि देखिए सबसे मेन जो बात है वो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि किस तरह से लेखक के मन में बस के जो हिस्सेदार थे उनके लिए श्रद्धा भाव उमड़ा, कि वो बस की पूरी कंडीशन के बारे में जानते थे। क्योंकि जिस टाइम पे ये हादसा हुआ, अगर बस स्पीड में होती, क्योंकि वो बस पूरी तरह से खराब थी, काफी स्लो चल रही थी, इसलिए झटके खाकर रुक गई, लेकिन अगर वो पूरी तरह से स्पीड में होती तो वो शायद टायर फटने पर उछल कर कहीं गिर जाती, नाले में गिर जाती, या कहीं टकरा जाती। तो लेखक कहते कि लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसीलिए जग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से पूरी तरह से परिचित थे, क्योंकि उनकी ही बस है, उनको स्थिति पता है कि क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। पूरी तरह से परिचित होने के बावजूद भी बस चलाने का वो साहस जुटा रहे थे, और कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहे थे। एक तरह से वो उस बस में बैठने के लिए तैयार थे, उस बस की तारीफ कर रहे थे, और एक तरह से अथाह मोह की वजह से आत्म बलिदान, यानी कि अपनी चीज के लिए इतना मोह, और उसके लिए आत्म बलिदान की ये जो भावना है,
कि देखिए जब उन्हें पता है ये टायर कहीं पर भी फट सकता है, बस की जो कंडीशन है उसके हिसाब से वो कहीं पर भी टकरा सकती है, कहीं पर भी गिर सकती है, उसके बावजूद भी वो उसी बस में बैठकर अपनी जान हथेली पर रखकर यात्रा कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो लेखक ये सब देखकर लेखक हतप्रभ हो गए और उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव उमड़ आया। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर देखिए आप लोगों ने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। अगला है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी, लोगों ने, देखिए मैंने इसको अभी यहाँ पर रिवाइज किया था, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो लोगों ने ये सलाह क्यों दी? जो वहां के उन्हें जो छोड़ने आए हुए थे लोग, जो उनके आसपास के लोग थे, उन्होंने सलाह दी थी कि जो समझदार व्यक्ति होता है वो शाम की वाली बस से यात्रा नहीं करता। तो ऐसी सलाह क्यों दी होगी? तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहां के लोग, जो लोकल लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी बस कितने बजे जाती है, किस बस की कंडीशन कैसी है। तो उन्होंने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है और बस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता और ये कहाँ कब रुक जाए। और देखिए क्योंकि शाम बीतते ही रात हो जाती है, देखिए एक तो शाम की बस है और ऊपर से उसकी कंडीशन इतनी खराब है कि वो कहीं पर भी रुक सकती है, कहीं पर भी खड़ी हो सकती है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि जैसे ही शाम ढलती है फिर तुरंत रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और ऐसे में रास्ते में रात कहाँ बितानी पड़ जाए और कुछ पता नहीं। इसीलिए उनके अनुसार जो बस है वो एक डाकिन की तरह है और जो भी समझदार व्यक्ति होते हैं वो इस बस की यात्रा नहीं करते क्योंकि समय भी बर्बाद हो जाता है, किसी भी अनहोनी का भी खतरा होता है और एक तरह से रात में परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। तो इसीलिए समझदार लोग जो है इस बस की, शाम वाली बस की यात्रा नहीं करते हैं। ऐसी सलाह लोगों ने दी। तो देखिए काफी ज्यादा इजी है हमारे प्रश्न और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। अगला है, ऐसा जैसे सारी बस इंजन ही हो, ऐसा जैसे सारी बस इंजन ही है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? देखिए जब बस स्टार्ट हुई तो लेखक ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि इंजन इतना तेज आवाज कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि सारी बस जो है इंजन ही है, हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। तो देखिए जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया, जब बस चालक ने बस पे चाबी लगाई और बस का इंजन स्टार्ट किया तो इस तरह से बस पूरी झनझनाने लगी क्योंकि काफी ज्यादा एक तरह से कंडीशन खराब थी। तो पूरी, आपने देखा होगा जब आप परिवहन निगम की जो बसें हैं उनमें, जो पुरानी बसें हैं उनमें जब आप यात्रा करते हैं तो वो जो रोड में स्पीड में चल रही होती है तो पूरी तरह से खड़खड़ाती हुई एक तरह से चलती है, बहुत तेजी से चलती है स्पीड में, और लेकिन बिल्कुल खड़खड़ाती हुई चलती है क्योंकि वो एक तरह से जो मॉड्यूल है वो पुराना मॉड्यूल हो चुका है और काफी ज्यादा चल चुकी है वो बसें। तो इस तरह से उनका जो एक तरह से आवाज होती है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप वहीं पर एक वॉल्वो, जो नए मॉड्यूल की बस है, आप उसको देखेंगे, वॉल्वो देखेंगे या सिटी बस देखेंगे, तो आपको देखेंगे उसपे आवाज बहुत कम आती है, वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। तो इस तरह से जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो पूरी बस झनझनाने लगी, बिल्कुल बहुत तेज आवाज हुई और बस इस तरह से हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ, और इससे लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है और मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठे हैं, अर्थात इंजन स्टार्ट हो जाने पर इंजन के पुर्जों की भांति, यानी कि जिस तरह से इंजन स्टार्ट होता है तो उसके पुर्जे इस तरह से कपकपाने लगते हैं, तो बिल्कुल जो यात्री बैठे हुए थे वो भी पूरे कपकपाने लगे और पूरी बस एक तरह से कपकपाने लगी। तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी बस में नहीं बल्कि इंजन पर बैठे हों, और इस तरह से लेखक को ऐसा लगा कि वो इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। अगला है देखिए, और देखिए सारे प्रश्न यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। आप देख रहे हैं जब अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत ही आनंद आएगा।
प्रश्नों को सॉल्व करने में भी आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। गजब हो गया, प्रश्न 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस भी अपने आप चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस भी अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? देखिए, जब लेखक ने बस की कंडीशन देखी, बस की हालत देखी, तो उन्होंने बस के हिस्सेदार से पूछा, क्या ये बस अपने आप चलती है? तो जब उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं चलेगी, तो इस तरह से अब उन्हें बस के प्रति जो है एक तरह से बहुत ज्यादा हैरानी हुई इस बात को। क्यों? क्योंकि जो बस की वर्तमान स्थिति थी, जो कंडीशन थी बस की उस टाइम की, वो उस स्थिति को देखकर इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना तो स्वाभाविक था। यानी कि जैसी कंडीशन में वो बस थी, उस तरह से कि ये बस अपने आप चलती है, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन था और आश्चर्य करना स्वाभाविक था, क्योंकि देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह बस जो है चलती भी होगी। परंतु लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। तो इस तरह से लेखक को उसकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ। अगला देखिए, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक यहाँ पर कहते हैं मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? एक लाइन यहाँ पर है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। देखिए, मैंने आपको पाठ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया है, बहुत अच्छे से मैंने ये पाठ आप लोगों को पढ़ाया है, तो इसमें काफी ज्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर भी देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे क्योंकि जो बस की जर्जर कंडीशन थी, जो बस की जो अवस्था थी, जो बस की हालत थी, उसको लेखक को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये स्टीयरिंग जो है ये कभी भी टूटकर हाथ में आ सकता है, कभी भी इस बस के ब्रेक्स फेल हो सकते हैं, कभी भी जो बस है वो बिल्कुल जाकर किसी भी पेड़ से, क्योंकि इस कंडीशन में वो चल रही थी तो लग रहा था कि कभी भी जाकर साइड वाले पेड़ से टकरा जाएगी। तो इस तरह से जब एक पेड़ निकल जा रहा था, यानी कि एक पेड़ खड़ा था, तो लेखक को लग रहा था कि अब यही पेड़ हमारा दुश्मन है और यहीं पर मृत्यु है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ आगे निकल जा रहा था, पीछे छूट जा रहा था, तो आगे आने वाले पेड़ का फिर इंतजार हो रहा था कि अब कहां पर पेड़ होगा। तो इस तरह से कि कहीं बस इन पेड़ों से टकरा न जाए, इस कारण लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि ये जो बस है वो किसी पेड़ से टकरा न जाए, इसी कारण लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। तो देखिए, 5 प्रश्न हमने यहाँ पर अभी तक सॉल्व कर दिए हैं। कुछ भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सारे प्रश्न हैं, बहुत ही ज्यादा एक तरह से मजेदार है। अगर पाठ आपने पढ़ा है तो आसानी से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रश्न 6 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में, ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक आपको सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का ये प्रश्न है, तो इसको आप जरूर याद करें और जरूर अपनी कॉपी में उतारें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर बताइए। यानी कि कुछ भी आपने अपने मन से नहीं लिखना है, जो इतिहास की पुस्तकें हैं उनमें से पढ़कर लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर मैंने आपको बताया है, आप यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 1930 में अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी सरकार के से असहयोग करने, यानी कि उनकी किसी भी काम में हेल्प ना करने, उनकी मदद ना करने, उनकी बात न मानने आदि के लिए एक तरह से अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था कि अंग्रेजों से अब एक तरह से कोई भी अंग्रेजों की हेल्प नहीं करेगा, उनकी मदद नहीं करेगा, उनका काम नहीं करेगा,
उनकी बात नहीं मानेगा, और इस तरह से एक तरह से असहयोग आंदोलन चलाया अंग्रेजों के खिलाफ, और एक तरह से अपनी स्वाधीनता, अपनी आजादी के लिए ये काम उन्होंने किया 1930 में। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है और किस लिए? व्यंग्यकार, अब लेखक को यहाँ पर व्यंग्यकार कह दिया गया है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। यानी कि जितने भी सरकारी आदेश आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे सरकार तो अंग्रेजों की ही थी, सरकार यानी कि शासन अंग्रेजों का था, तो हुक्म सारे अंग्रेजों के चला करते थे, अंग्रेजों का आदेश हुआ करता था, कोई भी चीज, कोई भी नियम, कोई भी कानून जो है वो था, वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था, कि कोई भी इंसान अब सरकारी आदेशों का पालन नहीं करेगा। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी, यानी कि तुम हमारे शासक बने रहो, तुम हमारे पर रूल करो, शासन करो, और हम तुम्हें हेल्प करते रहे, हम तुम्हारी बात माने, हम तुम्हें सहयोग करें किसी भी चीज में। देखिए, कोई भी देश जो है वो जनता के सहयोग से नहीं चलता, जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी कोई भी देश अच्छे से नहीं चलता। तो देखिए, जनता से, एक तरह से समाज से, पूरे छोटी छोटी चीज से एक पूरा बड़ा देश बनता है। तो इसलिए ये असहयोग आंदोलन चलाया गया कि अंग्रेज सरकार का कोई भी आदेश का पालन नहीं करेगा और उनके साथ एक तरह से सहयोग की भावना नहीं रखनी थी। तो लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग बस के संदर्भ में यहाँ पर किया है। तो देखिए क्यों किया है, क्योंकि वह इसका प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से, यानी कि बिल्कुल इस असहयोग आंदोलन, यानी कि जो बस चल रही थी, तो बस की जो सीटें थी, बस के जो कवर थे, बस की जो खिड़कियां थी, बस के अंदर का जो बाकी सामान था, वो कह रहा था कि हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, हम तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे, हम तुम्हें सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कभी वो आगे निकल जाता सीट, कभी पीछे रह जाती, कभी कवर आगे निकल जाता, सीट पीछे रह जाती, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। तो एक तरह से पूरा असहयोग चल रहा था एक एक पार्ट का बस के साथ। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ पर एक प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक और यात्रियों से उसे स्वतंत्र कराने का अनुरोध कर रही है। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपना जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। रही यहाँ पर भाषा की बात, तो जैसे कि मैंने आपको होमवर्क दिया ही है, तो देखिए पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो भाषा की बात जो है इसको भी एक बार घर पर करें, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और जो हमारा चैप्टर है अब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।